कई लोगों को अपने नॉलेज, अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है, लेकिन ये पहली पीढ़ी ऐसी मैं देख रहा हूँ जिसको अज्ञान का अहंकार है। आप शायद कोल्ड प्ले की टिकटों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मदन मोहन ने कितना बढ़िया संगीत दिया। मतलब आप समझो ना, हम इंसान नहीं अमेरिका हो गए हैं। किससे? तारक मेहता जी के मैं साथ मिला हूँ उनसे जी। जब मैं मिला उनसे, का चेहरे पे जो भाव रहता था, बड़ा जब मुस्कुराते थे और मुझे मिलके बड़ा खुश होते थे। शुरुआत में वहीं से करूँगा कि अभी तो आप प्रमोशन में आए हैं, अभी आप नवरात्रि में भी जाने वाले हैं, शंकुज में मुझे बताया आप वहाँ पे जाने वाले हैं। मगर अब बचपन में जब आप दो आज है वो नहीं थे, तब गुजरात के बारे में, नवरात्रि के बारे में, गरबा के बारे में क्या आपकी यादें जुड़ी हुई? मेरे लिए गरबा की जो बचपन की जो सबसे पहली याद है वो बड़ी कमाल की है, क्योंकि वो स्थान और वहाँ वो रात को गरबा करना, वो पहली बार ही मैंने उस वक्त किया था, पर वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे वो मौका मिला। राजस्थान से सटा हुआ है गुजरात, बिल्कुल। गुजरात का इस दिशा में आखिरी ज़िला बनासकांठा है, जिसमें पालनपुर है ना। और बनासकांठा से सटा हुआ जो राजस्थान का ज़िला है वो है सिरोही। मैं सिरोही में पढ़ता था। वहाँ से अंबाजी ज़्यादा दूर है नहीं, 76 किलोमीटर वहाँ से आबू रोड, और वहाँ से 20 किलोमीटर अंबाजी है। और अंबाजी इतना पवित्र स्थान। तो पहली बार हम सारे लोग मिलके सिरोही से अंबाजी गए थे, और अंबाजी में जो मंदिर के आगे जो दालान है, जो चौक है, उसमें गरबा उस ज़माने में जो भक्ति का होता है वो किया था। तो अद्भुत, तो भक्ति भाव, अद्भुत स्थान, तो वो मेरे लिए बहुत ही यादगार। और फिर आपने तो अब पूरे गुजरात के साथ जुड़े, अपने गुजराती कैरेक्टर प्ले किया, और मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो दर्शक है वो आपको देख के सब वही, शायद उनके मन में वही चल रहा होगा। तो और मैं जब मैं सीरियल की बात करूँ उससे पहले मेरे जहन में वो आ रहा है कि कविता मेरी आत्मा है, अभिनय मेरा शरीर है। उसके बारे में जो बहुत पता भी है, आपके इंटरव्यू में भी सुना है, मगर आप उसके बारे में हम आप अगर कुछ कहें। मैं क्या कहूँ, बहुत जाहिर सी बात है। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी शिराओं को अगर आप चीर के देखेंगे तो उसमें रक्त तो निकले ना निकले, दो चीज़ें निकलेंगी, हिंदुस्तान और कविता। हिंदुस्तान और कविता मेरी शिराओं में बहता है, मेरी धमनियों में बहता है। मैं अगर कवि नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरा जो वजूद है, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मैं जो कुछ हूँ, वो सिर्फ हिंदी कविता की वजह से हूँ। और जो कुछ बना वो हिंदी कवि सम्मेलन के मंच से बना। तो मेरी आत्मा वो है। और अभिनय, निश्चित तौर पे अभिनय कविता पाठ में भी होता है। आप मंच पे जो भी कर रहे हैं, वाचक परंपरा में नाट्य परंपरा समाहित होती है, तो आप जब कविता पढ़ रहे हैं तब भी अभिनय तो कर ही रहे होते हैं। और जब अभिनय कर रहे होते हैं उसमें भी अगर कविता की रवानी हो तो बात क्या है। तो मुझे बहुत बहुत, मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माँ सरस्वती का, और बाला सती जी जिनका मैं भक्त हूँ। माँ सरस्वती ने आशीष मुझे दिया कि बहुत कम उम्र में कविता सौंप दी, और उस कविता ने मुझे अभिनय सौंप दिया, और कविता सौंपी माँ ने, कविता ने सौंपा अभिनय, अभिनय ने सौंपा ये प्यार। कौन सा रस आपका, हमने वीर रस, रुद्र रस भी देखा है, कौन सा रस आपको ज़्यादा पसंद है? अगर आप मुझे सुनने के लिए कहें कि मैं क्या सुनता हूँ, जो मुझे सुनने में, जिसको सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो गज़ल है और गीत है, वो विधा है जो मुझे बहुत पसंद आती है। और वीर रस में बाल कवि बैरागी को भी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब पढ़ता हूँ, तो जब मैं बात करता हूँ तो लोग हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, और जब कविता पढ़ता हूँ तो आंखों की कोर भीगती है। तो मुझे लगती है कि मैं ठहाकों से करुणा तक की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में जो जो मुकाम आए, बस वो पसंद है मुझे। लेखक का किरदार आपने किया, अब वकील का कैरेक्टर, तो क्या एक्सपीरियंस रहा पहले तो? और मुझे ये भी जानना है, आपने अभिनय और कवि की बात की, अभिव्यक्त होना है, आपकी क्या प्रोसेस रहती है अभिनय के लिए? ये मुझे जो है ना यार, ये वर्ड्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं। मुझे कुछ वर्ड्स से ज़िंदगी में मतलब यूज़ नहीं करता मैं। जैसे लोग कहते हैं स्ट्रगल किया, मैं सवाल ही नहीं, कोई होता ही नहीं लाइफ में, संघर्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ओवर यूज्ड वर्ड है। ये हमारे इंडस्ट्री में लोग इसको ग्लैमराइज करते हैं, है ना, ग्लोरीफाई करते हैं। अरे मैं तो फुटपाथ पे सोया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ज़िंदगी में जो भी इंसान है उसको कुछ करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। अब उसे आप जीवन का रास्ता कह दो, सार कह दो, या संघर्ष कह दो, आप उसको कुछ भी चयन कर सकते हो। तो मेरे लिए वो शब्द नहीं। ठीक वैसी प्रोसेस, एक्टिंग का प्रोसेस क्या होता है?
ये कोई केमिस्ट्री लैब तो है नहीं कि आपको दो द्रव्य, दो लिक्विड मिला के कुछ कोई तीसरा द्रव्य बनाना है ना। अच्छा अभी सीन, अभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर, हाँ अभी नहीं। आई एम द लास्ट पर्सन टू से अबाउट दिस प्रोसेस। सिंपल सी चीज़ है, आपको इमोट करना है, एक इमोशन है जो आपको दिखाना है किसी डायलॉग में या किसी सीन में, और वो बहुत सिंपल है। यदि आदमी क्रोध में है तो वो क्रोध में बात करेगा, या आदमी प्रेम में है तो प्रेम में बात करेगा, आदमी निशब्द है तो निशब्द हो जाएगा। व्यक्ति अगर घृणा करेगा तो उसकी आंखों में दिखेगा। अभिनय आंख, चेहरे की मांसपेशियां और राइट समय में वो डायलॉग किस तरह से पिच करता है, और वो ज़िंदगी में हम सब कल करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है उसे आपको कैमरे के सामने करना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी बच्चे को डांट रहा हूँ, तो मान लीजिए बच्चे को डांटता हूँ तो मैं कहूँ भाई देख तू मान जा नहीं तो तू पिटेगा। अब मैं उसको देख यार तू मान जा यार नहीं तो तू पिटेगा यार, वो मानेगा? आप ज़िंदगी में कैसे कहें मान जा नहीं तो पिटेगा? अब ये आपने बस भाव प्रकट कर दिया ना, तो भाव ही तो प्रकट करना है, उसका प्रोसेस क्या है? अब उसको आप 50 शब्द दे दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ऐसे बहुत सामान्य सी बात। आप अब बहुत अनुभव है, बहुत साल बीत चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस अब जो नई पीढ़ी या जो भी कहें, क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? मैं नई पीढ़ी एज एन एक्टर बात नहीं करूँगा, मैं एज सच नई पीढ़ी की बात करता हूँ। वो उसमें सारे ही लोग आ गए। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है जल्दबाजी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आप नोट करना। ये बात मैंने अपने पीछे कहीं भाषण में भी कही थी, दुनिया में अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। कई लोगों को अपने नॉलेज, अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है, लेकिन ये पहली पीढ़ी ऐसी मैं देख रहा हूँ जिसको अज्ञान का अहंकार है। न जानते हुए, न समझते हुए, ये जो श्रगिंग है, आप अपनी पीढ़ी के लोगों को उठाइए, कितने लोग अखबार पढ़ते हैं उनमें से? आप अपनी पीढ़ी के लोग उठाइए, उनसे पूछिए इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या है, उनसे पूछिए किस पद पे कौन बैठा है, तो कहते हैं हमारी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं। अरे रुचि क्या होती है यार? हम इस देश में रह रहे हैं, हमें इस देश के बारे में जानना है। अगर इस देश की धरती से अगर अपना जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमें BMW के बारे में जानना है, मर्सिडीज़ के बारे में जानना है, 16 प्रो के बारे में जानना है, गर्लफ्रेंड्स के बारे में जानना है, LV के बारे में जानना है, गुची के बारे में जानना है, यही जानना है। मैं जीवन ये है। लेकिन हुआ ये है कि हम उलझ गए इन भौतिक चीज़ों में, और आपकी पीढ़ी का कोई आदमी पढ़ने लगे, जैसे तुम लिखते पढ़ते हो, है ना, बाकी पीढ़ी वाले लेंगे अरे तो अभी से बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक टर्म बना लिया कि लिखने पढ़ने वाला आदमी मतलब बूढ़ा, शब्दों के प्रति रुझान रखने वाला आदमी मतलब जवान नहीं रहा। बड़ा दुख होता है देख के। तो ये जो परिवर्तन मैं पा रहा हूँ वो टेक्नोलॉजिकली दे कैन बी वेरी स्मार्ट एंड दे आर टेक सेवी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने लोग हैं वो टेक्निकली चैलेंज्ड होते हैं, तो ये टेक सेवी है। लेकिन टेक सेवी होने से आप बुद्धिमान नहीं हो जाते, टेक सेवी होने से आप मैच्योर्ड नहीं हो जाते। एक पंक्चर बनाने वाला वो है, वो आपसे और मुझसे ज़्यादा जानता है टायर कैसे काम करता है, तो बट ठीक है ना, वो टायर का काम जानता है, आप फ़ोन का काम जानते हो। जो बर्तन में कलई होती थी अपने बचपन में देखिए आप, बर्तन में मोहल्ले में आते थे कलई करने वाले, बर्तन लेते थे अंदर डाल के चमका देते थे। आप और मैं उस काम को नहीं जानते, वो जानता है, वो उसके बारे में जानता है। आप लैपटॉप के बारे में जानते हो, आप जानते ही हो ना किसी चीज़ के बारे में, पर आपका टेक सेवी होने से आप अहंकारी तो नहीं हो सकते कि वी नो बेटर देन द वर्ल्ड। नो, आप लैपटॉप के बारे में जान सकते हो, लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि परसाई ने क्या लिखा तो शायद आप नहीं जानते होंगे। आप शायद कोल्ड प्ले की टिकटों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मदन मोहन ने कितना बढ़िया संगीत दिया। हम दीवाने हुए पड़े हैं, कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले। इस देश में, जिस देश में लता मंगेशकर हुई, जिस देश में आशा जी हैं, जहाँ किशोर कुमार मन्नाडे, मुकेश, जो हमारी धरोहर है, भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खां साहब, शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, उस देश में नई पीढ़ी दीवानी हुई पड़ी है। 3000 के टिकट के भी लाख रुपए देंगे, और स्वीकार करना पड़ेगा इस पीढ़ी को। सोचते तो आप अपनी भाषा में ही है ना, ये इससे क्या होगा, लेकिन यही है शायद जेन जी।
ये जेन ज़ी जो कर्सिव नहीं लिख सकती पढ़ सकती, लिफाफों पे एड्रेस नहीं लिख सकती, चेक लिखना हो तो शायद जेन ज़ी न कर पाए, ये मैंने कहीं सुना था, किसी ने बहुत बढ़िया बात कही थी। मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अज्ञान का अहंकार मत करो और ज्ञान पाने की कोशिश तो करो। हमने सब कुछ पा लिया, ये भाव आना ही नहीं चाहिए यार। हम आज तक नहीं सोच पाते कुछ पा लिया, सब कुछ क्या, कुछ भी क्या पाया क्या है अभी तक। लोग हजारों लाखों लोग कविताएं सुनते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं सुना। करोड़ों लोग देखते हैं टेलीविजन पे, लेकिन अरबों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं देखा। एक शेर है बड़ा खूबसूरत, हमारे डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी है, उन्होंने कोट किया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, कि बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। लेकिन यहाँ दरिया छोड़ के तालाब मिल गया, बैठ गए अपन। तो ये बस एक थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अगर नहीं, मेरे मन में ऐसा चल रहा है, जब मैंने लिखना शुरू किया 19 साल में, तब मुझे सब यही बोल रहे थे कि आटलो नानो छो ने लखे छे। मैंने कहा ना आपको, नानो छे ने लखे छे, और ये तो बूढ़ों का काम है। ये भाव आ जाता है, तू करीश शो है। हाँ अभी क्या करेगा, अभी तू लिख रहा है, तू कमाएगा क्या तू, ये भाव आ जाता है। मैंने आपका जब दीर्घ इंटरव्यू देखा, एक जब अब खुले, तब मेरे जहन में एक सवाल था जो मैं आज पूछना चाहता हूँ, नीतिमत्ता, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नीतिमत्ता एकदम शब्द में नहीं, मतलब जो नीतिमत्ता आज के समय में, जो नीतिमत्ता जो है, नैतिकता, उसके बारे में क्या कहूँ। मतलब नैतिकता तो ऐसा वर्चू है जो होना ही चाहिए, सब में होना चाहिए। लेकिन अब लोगों का क्या हो गया है कि नैतिकता, सच्चाई और इन सब का साथ मिले न मिले, हमें तो हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तब जनता और हम लोग, हमारा मोटो सिर्फ ये रह जाए कि हमें हमारा काम होना चाहिए। मतलब आप समझो ना, हम इंसान नहीं अमेरिका हो गए हैं। कोई हमारा काम होना चाहिए, आप कोई देश हो, कोई लेना देना नहीं हो, वी शुड बी देयर, है ना। पंडित राधेश्याम प्रगल्भ जो हैं, उनकी एक लाइन है, सत्य, अहिंसा, दया, धर्म से अपना तो इतना नाता है, दीवारों पे लिख देते हैं, दिवाली पे पुत जाता है। ये जवाब है मेरा। और मेरा लास्ट सवाल है, मेरी फेवरेट बायोग्राफी है एक्शन रिप्ले, जो तारक मेहता जी की है। इट्स वेरी बोल्ड। मुझे ऐसा लगता है एज ए गुजराती कि वो जितनी पहुंचनी चाहिए बायोग्राफी बुक, उतनी नहीं पहुंची है। शायद वो इंग्लिश में होती ना तो ज़्यादा होती। तो आपने वो पढ़ी है, और मुझे आपको तारक मेहता जो थे, उसका जो हिंदी आया अनुवाद, वो मैंने पढ़ा, और मुझे उसका नीला कवर बिल्कुल याद है अच्छे से। वो हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, और मैं हिंदी में पढ़ा, अंग्रेज़ी भी पढ़ता हूँ। लेकिन अगर हिंदी में मैं ज़्यादा सहज हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में सोचता हूँ, है ना। अंग्रेज़ी में लिखता भी हूँ, लेकिन वो अलग बात है, अंग्रेज़ी में बोलता हूँ। लेकिन हिंदी मेरी माँ है, तो मातृभाषा है मेरी, तो हिंदी में पढ़ता हूँ। हिंदी में उसका अनुवाद मैंने पढ़ा था, और काफ़ी समय हो गया मुझे पढ़ा, 3-4, और मुझे बहुत बाद में पता चला कि हिंदी में अवेलेबल भी है। तो ये जब 5-6 साल पहले की बात है। मुझे ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मुझे उनकी जो दामाद है चंदू जी, शायद उन्होंने दी थी, जो नहीं रहे, या जो ईशानी जी, हाँ, शायद उनसे मैंने ली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे ये किताब मिली, शायद ईशानी जी नहीं दी थी, या हाँ, एक्शन रिप्ले मैंने पढ़ी, अभी मेरे पास है ये किताब, मैंने पढ़ी है। और दादा के साथ आपके कोई किस्से तारक मेहता जी के साथ? मैं मिला हूँ उनसे जी, जब मैं मिला उनसे, और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। उनमें जो एक अलग तरह का एक उनका चेहरे पे जो भाव रहता था, बड़ा, जब मुस्कुराते थे और मुझे मिलके बड़ा खुश होते थे। ईशानी जी जब भी मिलती थी, अभी तो बहुत अरसे, तो मुझे पप्पा ही बोलती थी कि वो उस वजह से। लेकिन हाँ, वो तो उन्होंने खूब लिखा, कमाल लिखा। मैं विनोद भाई भट्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। अगर आप मुझसे पूछें गुजराती लेखन में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो विनोद भट्ट साहब आते हैं, कि उनकी जो सटायर कहानियाँ, उनका हिंदी में मैंने पढ़ा भी बहुत। और तो ओशो ने उनका नाम एक लेक्चर में लिया था। विनोद भट्ट पर कमाल, और उन्होंने जो हमारी जातक कथाएं हैं, उनका जो नया रूप जो लिखा है वो अद्भुत है।
થેન્ક યુ. આજે આખો દિવસ એ બંને વિઝિટ કરી છે, ઇન્ટરવ્યૂઝ આપ્યા હશે અને થાકેલા હશે. એમની આંખોમાં અને એ નવરાત્રિમાં જવાના છે તેમ છતાંય તેમણે સમય આપ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ આપ દોનો કો બહોત. થેન્ક યુ. थैंक यू.